हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल फाइन। तो आज का जो मेरा वीडियो है बच्चों, वो क्लास 10th के बच्चों के लिए है जो कि बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं बच्चों। तो नेम से ही आप लोग को पता चल चुका होगा कि हम लोग इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कुछ बातें स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो इसका एक मैं इंट्रो दे दूं कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो अगर कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ कोई अदर सब्सटेंस को फॉर्म कर रहा है, तो ये जो प्रोसेस हो रही है फॉर्मेशन की, कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, वो जो रिएक्शन हो रही है, वो जो प्रोसेस होती है, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है इसको मैं बहुत अच्छे से डिफाइन करने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ये बताने वाली हूँ आपको। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो मेनली 5 टाइप की रिएक्शंस होती है, उसकी स्टडी हम करेंगे। एंड देन इसके बाद जो केमिकल इक्वेशन होता है उसको हम कितने डिफरेंट वे में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो मैं आज बताने वाली हूँ आप लोग को। और लास्ट में हम लोग का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का, वो है जो भी हमारी केमिकल इक्वेशन है उसको हम कैसे बैलेंस करें। तो हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है बच्चों। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे छोटी सी एक डेफिनेशन उसकी लिख देती हूँ और उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो चलिए लिखते हैं केमिकल रिएक्शन। फॉर्म्ड। तो चलिए देखते हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। तो केमिकल रिएक्शन जो प्रोसेस है उसमें जो न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म होते हैं, वो कैसे होते हैं। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं बच्चों। जैसे कार्बन को अगर हम बर्न करें, तो बर्न करेंगे तो किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। तो जब ये बर्न होगा तो इट इज़ ऑल्सो गैस एंड दिस इज़ ऑल्सो गैस। ठीक है, बर्न होगा तो ये फॉर्म करता है CO2 गैस। ओके, और इसके अलावा हमको मिलती है हीट। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो कार्बन की प्रॉपर्टीज़, सॉरी बच्चों ये सॉलिड होगा, ठीक है। जो भी कोल कोक होता है या चारकोल होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि वो किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में। या कार्बन रिलेटेड कोई भी हमारा कंपाउंड है, जैसे वुड है, जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ये पेन है, ये भी कार्बन से ही बनी है। अगर हम इसको बर्न करना चाहें तो हमको ऑक्सीजन की हेल्प लेनी होगी। तो ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन होके बर्न होके क्या फॉर्म करता है? ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन को हमने बर्न किया, हाइड्रोकार्बन को भी मैं चलिए दिखा देती हूँ। लाइक अगर हम कोई हाइड्रोकार्बन लेते हैं, मीथेन है, इट इज़ मीथेन, और इसको हम अगर बर्न करते हैं तो भी हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में मिलेगी, H2O मिलेगा और इसके अलावा हीट मिलेगी। ओके, तो ये जो यहाँ इस तरफ एरो के आता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और ये रिएक्टेंट आपस में इस तरह से कंबाइन होते हैं या इस तरह की कुछ रिएक्शंस आपस में करते हैं कि जो हमारा ये प्रोडक्ट बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी इससे डिफरेंट हो जाती है। आ रही है बात समझ में? तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा वो कैसे? विद न्यू प्रॉपर्टीज़, नई प्रॉपर्टीज़ के साथ वो फॉर्म होगा, जिसको हम बोलेंगे बच्चों प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमको 2 प्रोडक्ट मिले, CO2 एंड H2O। ये हमारा पूरा प्रोडक्ट साइड होता है एंड दिस इज ऑल्सो प्रोडक्ट। और ये कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या है? यहाँ पे रिएक्टेंट। सीधी सी बात है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड आप जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड को लिखते हो जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, या हो सकता है कि वो सिंपल कंपाउंड है जो ब्रेक डाउन होके न्यू प्रॉपर्टीज़ वाला कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहा है या एलिमेंट फॉर्म कर रहा है। तो सीधी सी बात, आप कंपाउंड लो, एलिमेंट लो, कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड रहेगा बच्चों तो वो ऑलवेज हमारा रिएक्टेंट होगा। एंड जो भी हमारा राइट हैंड साइड में जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, तो वो हमारा प्रोडक्ट के इसके कॉम्बिनेशन से ये फॉर्म हुआ।
जैसे अगर हम लोग को चाय बनानी होती है तो ये हमारा दूध, शक्कर और चाय पत्ती, यहाँ पे 3 चीज़ें हम ले लेते हैं और यहाँ बन जाती है चाय। तो जो हमारा मिल्क, शुगर एंड टी लीव्स है वो तीनों के, एंड वाटर भी लेना है, सिर्फ मिल्क में नहीं बननी है। तो वो चारों चीज़ें अगर हम बोलें तो दे ऑल 4 थिंग्स आर रिएक्टेड, और जो टी प्रिपेयर हुई बच्चों वो हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? एक और रिएक्शन बता दूँ इसमें, एक और रिएक्शन बता दूँ आप लोग को। चलिए एक और रिएक्शन बता देती हूँ मैं, यहाँ से इसको इरेज करती हूँ। वाटर जो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, विदाउट वाटर वी कैन नॉट अलाइव, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ आप देखिए H2 इज़ अ गैस एंड O2 इज़ ऑल्सो गैस, और इन दोनों की रिएक्शन से हमको मिल जाती है क्या? वाटर, जो कि किस स्टेट में? लिक्विड। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है उससे हम अगर ऑब्जर्व करें तो चेंज इन स्टेट, या कहूँ मैं कि आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कलरेशन चेंज, कलर चेंज हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम, ये जो प्रॉपर्टीज़ हमको न्यू प्रॉपर्टीज़ मिल रही है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे भी हमको कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा बच्चों की फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज सबको मालूम है कि स्टेट चेंज होता है। जैसे कि आइस को अगर हम थोड़ा सा हीट करें तो वो लिक्विड में चेंज होता है। आइस इज सॉलिड, उसको हमने हीट दिया तो वो किस में चेंज हो जाता है? वाटर में। वाटर इज अ लिक्विड। और ज़्यादा हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वाटर को, तो वो किस में चेंज हुआ बच्चों? गैस में। तो यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ एटम, मतलब स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, मतलब उसको हम वापस से फिर से प्रीवियस स्टेट में ला सकते हैं। मतलब हम वाटर वेपर को अगर कूल करें तो हमको लिक्विड मिलेगा, और ज़्यादा उसको कूल करें, लोअर टेम्परेचर में डालें तो हमको आइस मिलती है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। मतलब फिजिकल चेंज में हम स्टेट जो है मैटर की उसको हम रीगेन कर सकते हैं, बट इट्स टोटली रिवर्सिबल। बट क्या केमिकल चेंज में ऐसा हो सकता है? तो आपने पढ़ा होगा नो। एक बार केमिकल चेंज हो गया, जैसे मिल्क कर्ड में चेंज हो गया, तो हम वापस से उस कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते। अगर हमने किसी पेपर को, सपोज यहाँ पर ये एक पेन है या पेपर है, उसको एक बार बर्न कर दिया और वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गई या ऐश के फॉर्म में मिला हमको जो सॉलिड पार्ट है, तो वो उस ऐश से हम वापस से हमारा जो पेपर था वो फॉर्म नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में? मतलब केमिकल जो चेंज होता है इट्स नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये फॉरवर्ड तो होती है बट बैकवर्ड नहीं होती, लेकिन जो हमारी फिजिकल चेंज है उसमें ऐसा होता है। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज था। तो केमिकल रिएक्शंस को भी अगर हमको ऑब्जर्व करना है बच्चों तो वो कुछ इस तरह से ही होगा। जो प्रॉपर्टीज़ है वो बदल गई तो हमको कहीं ना कहीं टेम्परेचर चेंज मिलेगा रिएक्टेंट्स का, इसके बाद कहीं ना कहीं हमको कलरेशन चेंज मिलेगा या स्टेट ही चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ देखो हाइड्रोजन इज़ अ गैस, ऑक्सीजन इज़ अ ऑल्सो गैस, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो वाटर बन रहा है वो किस स्टेट में मिला हमको? लिक्विड में। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बैलेंस करूँगी। हो गया बैलेंस? अभी बैलेंसिंग तो मैं सिखाऊंगी, आप लोगों ने सीखी नहीं है, लेकिन ये एक बैलेंस रिएक्शन है। तो इसमें आप देखोगे कि हाइड्रोजन एक गैस है, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। ऑक्सीजन भी जो गैस है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। और अगर मैं वाटर की बोलूँ ना तो वाटर की प्रॉपर्टी तो बिल्कुल इन दोनों से अलग होगी। कैसे हो गई चलिए देखते हैं। तो हाइड्रोजन जो गैस है ना बच्चों, वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। वो बर्निंग में हेल्प नहीं करती बट वो बर्न होती। क्लियर हो रहा है? हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ बर्न होती है लेकिन वो बर्निंग में हेल्प नहीं करती। ऑक्सीजन बर्न नहीं होती लेकिन बर्निंग में हेल्प करती है। क्लियर हो रहा है? बर्निंग में हेल्प करती है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो वाटर बना वो ना तो बर्न होता है ना तो बर्निंग में हेल्प करता है, बल्कि वी कैन यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। ये अगर इसको मैं हिंदी में बोलूँ ना ऐसा कि ये जलता है, ये जलाता है, तो ये तो बुझा देता है। मतलब इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से बिल्कुल भी डिफरेंट।
आ रही है बात समझ में? तो केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो प्रोडक्ट से बिल्कुल भी डिफरेंट होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखाया कि केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। क्लियर हुआ? अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि ऑब्जर्वेशन से हमको कैसे पता चलता है कि मीन्स हीट चेंज, जो उसका टेम्परेचर है वो चेंज होगा, कलर चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा, वो भी मैं लिखाती हूँ। पहले आप इसको नोट करो। चलो बच्चों अब देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है? तो द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन change in color, change in color and change in कुछ और भी, एक प्रेसिपिटेट भी होता है बच्चों, तो फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेट भी कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ precipitate, ओके। नाउ एक और लिख लेते हैं। हाँ, टेम्परेचर का मैंने बताया था, तो चेंज इन टेम्परेचर, इसको तो भूल ही रहे थे हम लोग। चलिए, तो ये कुछ चेंजेस होते हैं। चलिए देखते हैं। The following observation help us to determine whether a chemical reaction has take place. केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो हम उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि वाकई में केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम कि हमारी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी रिएक्टेंट्स की, हो सकता है, या फिर कोई गैस इवोल्यूट होगी, या फिर कलर में चेंजेस आएगा बच्चों, या हो सकता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, ठीक है, एंड लास्ट इज टेम्परेचर चेंज हो। तो ये सारी जो चेंजेस हैं वो हेल्प करती है हमको बताने में, डिटरमाइन करने में, ऑब्जर्व करने में कि जो केमिकल रिएक्शन है वो हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट करिए। देखिए इतना सारा लिखना जो पड़ता है ना, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को क्या कर देती हूँ, कट कर देती हूँ, और उसके बाद जल्दी जल्दी, ताकि हम लोग का टाइम जो है ना थोड़ा सा बच जाए, जल्दी जल्दी शॉर्ट में वीडियो बनाएं, आप लोग बोर ना हो, सो ना जाएं, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, फिर मैं केमिकल इक्वेशन बताती हूँ। तो बच्चों अब हम लोग को करना है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, उसको जिस वे में हम लिख रहे हैं, जैसे लाइक अभी मैंने आप लोग को बताया था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, सॉलिड, गैस, और ये हमारा बन रहा था CO2। दिस इज symbolic representation of chemical reaction, that is called chemical equation, okay। तो अभी मैं बस यही लिखाने वाली हूँ, आपको समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को कि what is chemical equation। तो राइट डाउन केमिकल, नोट्स जरूर बनाएंगे बच्चों आप लोग, इक्वेशन। चलिए बच्चों एक देखते हैं हम लोग। मैग्नीशियम इज सॉलिड, इसको हम लोग बॉन्ड करते हैं तो हम लोगों को मिलता है मेटल का ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दिस इज गैस, मैग्नीशियम। यहाँ हम लोग इसको बैलेंस कर लें थोड़ा, एक और रिएक्शन ले लेती हूँ। ये सारा का सारा हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, किसका? केमिकल रिएक्शन का, जिसको हम बोल रहे हैं केमिकल इक्वेशन। कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम भी बोलते हैं इसको, एंड इसकी रिएक्शन में अगर वाटर से करा दूं तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो हम लोगों को स्लैक लाइम मिल जाएगा बच्चों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, फिर मैं बताऊंगी आप लोग को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन को ही बैलेंस करना मैं आप लोग को इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन में बताने वाली हूँ, ठीक है। जो आप लोग को बहुत बहुत मतलब 11, 12 अगर आप साइंस ले रहे हो, लास्ट तक आपको BSc MSc तक काम देने वाला है, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको नोट करिए कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, आगे मैं लॉज बताती हूँ आपको। तो बच्चों एक हम लोग लॉ पढ़ लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ मास। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप समझिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में लाइक दिस, मैं बार बार कार्बन को ही बॉन्ड कर रही हूँ और CO2 फॉर्म कर रही हूँ। ये क्या होते हैं अपन लोगों के बच्चों, ये होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, और ये क्या होता है बच्चों, तो दिस इज प्रोडक्ट। ये हम लोगों को पता चल चुका है कि ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट्स है। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो लॉ बना है कंजर्वेशन ऑफ मास वाला, वो किस लिए? वो इसलिए है कि कभी भी रिएक्टेंट्स का जो मास होता है वो प्रोडक्ट से डिफ़र नहीं करेगा, या प्रोडक्ट का मास जो है वो रिएक्टेंट से डिफ़र नहीं करेगा। मीन्स रिएक्टेंट्स का जो मास होता है इट्स इक्वल टू प्रोडक्ट मास। तो ये लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है कि मास को किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी एलिमेंट के या किसी भी हमारे जो कंपाउंड है उसके मास को ना तो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये है हमारा लॉ, और ये हम इस रिएक्शन से प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों, 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 या 2 है, तो कितना हो जाएगा 32। तो 12 + 32 कितना हो गया अपन लोग का बच्चों, 44 हो गया, 44 हो गया, ऐड कर दिया। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का मैंने कितना बोला 16 × 2, तो 12 + 32 यहाँ पे कितना आ रहा है 44। चलिए मिला लीजिए, देखिए है ना कि जो रिएक्टेंट का मास है वही हमारा प्रोडक्ट का मास है। मीन्स आफ्टर रिएक्शन या बिफोर रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन जो हमारी रिएक्टेंट का मास था, आफ्टर रिएक्शन भी उसका मास वही है, चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको पहले आप लोग को लिखा देती हूँ कि क्या होता है, इसके बाद ये रिएक्शन बताओ। यहाँ पे मैं इसको फिर से बता देती हूँ। कार्बन इज 12, 16 × 2 = 32, 44 आ रहा था बच्चों। यहाँ पर हम लोग का 12 + 16 × 2 आ गया, उतना ही, टोटल 44। चलो एक और देख लेते हैं हम लोग वाटर का, इसको बैलेंस कर लूँ। तो हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों, 1 होता है, तो 1 × 4, 2 × 4 है ना, तो 4 हो जाएगा इसका 4 ग्राम। एंड दिस इज ऑक्सीजन का 16 × 2, तो 32 ग्राम। कितना हो गया 32 & 4 36 ग्राम। यहाँ पे भी कर देते हैं हम 4 प्लस ऑक्सीजन का कितना 2 है, तो 32, तो यहाँ पर भी आ गया बच्चों हम लोग का 36 ग्राम ये। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लिखा दिया मैंने। इट स्टेट दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बता ही दिया था मैंने, इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्या होता है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट इज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट has to be equal to the total mass of reactant। प्रूफ हो रहा है ना, 44, 16 × 2 = 32 + 12 44, 16 × 2 = 32 + 12 44 दोनों तरफ आ रहा है। वाटर का भी देखिए हम 4 ग्राम + 32 36 हो गया, एंड 4 ग्राम & 32 36। प्रोडक्ट का जो मास है वो इक्वल टू रिएक्टेंट मास। तो ये लॉ कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इसको हम इससे प्रूव कर रहे हैं इस एग्जाम्पल से, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी हमारे रिएक्टेंट का मास होता है उसको हम, जब वो प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो हम ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ना कम कर सकते हैं ना ज़्यादा, मतलब जो मास हमने बिफोर रिएक्शन लिया था आफ्टर रिएक्शन भी वही रहेगा, इक्वल होगा। ये हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं। अब हम स्टडी करते हैं बच्चों टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मैंने पहले ही बताया इट्स 5 टाइप। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन एंड रेडॉक्स। ये 5 मेन टाइप हम लोग को डील करना है। ओके, तो सबसे पहले आप इसको नोट करो, मैं इरेज करती हूँ। चलिए बच्चों एक चीज़ मैं और बता देती हूँ। ठीक है,
ये भी बहुत इजी, वर्ड इक्वेशन फॉर रिएक्शन। ये भी एक्चुअली में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, है तो बहुत इजी सा, लेकिन दिया हुआ है तो इसको भी समझना है। अभी मैंने आप लोग को केमिकल इक्वेशन बता दिया कि जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा केमिकल रिएक्शन का, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे दिया वर्ड इक्वेशन, तो वर्ड इक्वेशन क्या है? वो सिंबॉलिक इक्वेशन था, समझ लो उसको। तो ये वर्ड इक्वेशन मतलब जो सिंबल हमने लिखे थे, अब हम उसको वर्ड में लिखने वाले हैं। जैसे मैंने मैग्नीशियम को बर्न किया था ऑक्सीजन की हेल्प से और बना था मेटल का ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब उसको अगर मैं वर्ड में लिख दूँ तो वो जो रिएक्शन होगी वो वर्ड इक्वेशन हो जाएगी। सिंपल, लाइक दिस। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दिस इज वर्ड इक्वेशन, कि हम यहाँ पे सिंबल यूज नहीं कर रहे हैं एलिमेंट्स के, और या मैं कुछ भी यहाँ पर कंपाउंड भी ले सकते हैं हम केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने एलिमेंट्स लिया हुआ है, तो जो ये रिएक्टेंट्स हैं मेरे किस में है? वर्ड में है। यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को बच्चों किस में रिप्रेजेंट किया हुआ है? तो मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है वर्ड में, तो दैट इज वर्ड इक्वेशन फॉर रिएक्शन। तो रिएक्शन के लिए जो भी वर्ड इक्वेशन उसको हम इस तरह से लिखेंगे। जैसे मैंने वहाँ पे H2O2 लिखा था, तो आप क्या लिखोगे? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, सॉरी एरो बना के वाटर लिख सकते हैं ना, लाइक दिस। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया हमारा वाटर। क्लियर हो रहा है? तो दिस इज वर्ड इक्वेशन। ये क्या है? हमारे वर्ड इक्वेशन। ओके, अब हम लोगों को इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ना है? तो मेनली हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन मैं फिर से बता दूं आपको, 5 टाइप की होती है। कौन कौन से टाइप की होती है? चलिए मैं यहाँ पर लिख के बता देती हूँ आप लोगों को बच्चों, आप इसको नोट कर लो। इसको तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, और इस तरह के जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपके कुछ दिए हुए हैं क्वेश्चंस, उसको आप सॉल्व कर लेना, बना लेना उसी तरह से, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये कितने टाइप की होती है? तो मैं बता चुकी हूँ कि ये 5 टाइप की होती है। सबसे पहली हम लोगों की कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होने वाला है? कंबाइन होने वाला है, और कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट अगर फॉर्म हो रहा है तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ही डिटेल में हम इसको पढ़ने वाले हैं बच्चों। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। नाउ सेकेंड टाइप जो है हम लोगों का वो है डीकम्पोजिशन। ठीक ऑपोजिट, यहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पर डीकम्पोजिशन हो रहा है, डीकम्पोज हो रही है। मतलब सिंगल से 2 and more than 2 प्रोडक्ट्स, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या था? हमारे 2 और 3 डिफरेंट जो हमारे रिएक्शंस थे उससे हमको एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा था। तो 3 in 1 था यहाँ पे 1 किस में डिवाइड हो जाएगा? 3, 2, 4 किसी में भी। तो दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होगा। तो जो भी हमारी हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है वो लेस रिएक्टिव स्पीशीज को क्या कर देती है? डिस्प्लेस कर देती है। तो इसके लिए मैं आप लोग को रिएक्टिविटी ऑर्डर बताऊंगी कि किस तरह से रिएक्टिविटी ऑर्डर, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा और लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, कौन किसको करेगा, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन में सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर हो सकता है कि हम सिंगल स्पीसीज को डिस्प्लेस करें। यहाँ पे जो बोथ थिंग्स है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर क्या होंगी, डिस्प्लेस हो जाएंगी, एक दूसरे में अदला बदली हो जाएगी, वो हो जाएगा हमारा डबल डिस्प्लेस। तो इसको बहुत ही अच्छे से हम एग्जाम्पल समझेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। नाउ लास्ट जो हम लोगों को पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या इसको हम बोलते हैं बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन, या मैं लिख भी देती हूँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हो गई बच्चों हम लोगों की 5 टाइप की रिएक्शन, ठीक है। कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो क्या होता है, ये सब हम लोग डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो आज तो वीडियो अगर मैं इसको पढ़ाने लगी ना तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे। तो आज का वीडियो हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी रखते हैं, सिर्फ मैंने बता दिया कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए क्या लेके आने वाली, ये आप लोग को पता चल गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसको हम कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए आज जो मैंने पढ़ा दिया है उसको आप अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।